नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो अभी मैंने आपको मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। ओके, मैं आपको राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का 2021-22 का पेपर सॉल्व करा रहा था और मैंने बताया था कि ये जो पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। तो ऐसे ही पेपर आपके यूनिवर्सिटी में आएगा, चाहे जिस यूपी के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सिलेबस सेम है। ओके, क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो सकते हैं। ओके, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। परीक्षा पैटर्न, टाइम सब कुछ एक ही रहता है लगभग। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में होती है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और द्वितीय और तृतीय वर्ष में होती है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में केवल तृतीय वर्ष में परीक्षा होती है। लेकिन आपको एक ही वर्ष में पास करना रहता है। अगर आप प्रथम वर्ष में पास कर लेते हैं तो आपको द्वितीय तृतीय में नहीं देना पड़ेगा, द्वितीय में पास कर लेते हैं तो तृतीय में नहीं देना पड़ेगा। ओके, अगर आप दोनों प्रथम द्वितीय वर्ष में नहीं देते हैं तो आपको तृतीय वर्ष में देना पड़ेगा, पास करना भी अनिवार्य रहता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें थे, तो 40 प्रश्न मैंने करा दिए थे। 30 आज के इस पार्ट में करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट में। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है आज का। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो यहाँ आपका ऑप्शन मिजोरम से होगा, डी। मतलब मिजोरम में बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ का अधिकतम भाग जो है वनों से ही ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा हरियाली। फिर यहाँ पर है डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु, जल, मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सभी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, सभी प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है कहीं ना कहीं ये डीडीटी। फिर ये जो प्रश्न है ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं इसको लेकर के। ओके, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन आपको ढूंढना है इसमें। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। केवल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर आप लोग बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको गलत उत्तर नहीं बता सकता। इसलिए आप इसको एक बार सर्च कर लीजिए अगर कहीं आपको मिलता है। ओके, बाकी हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि मैं आपको गलत प्रश्न नहीं बताऊँगा, गलत उत्तर नहीं बताऊँगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, प्रधानमंत्री। ओके, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी ये 43 नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। ओके, आप लोग इसको देख लीजिएगा और अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, अब यहाँ से कुछ पॉलिटी से यानी मानवाधिकार से संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न आएंगे। ओके, और मैंने बताया था जो मूल अधिकार चैप्टर है पॉलिटी का, वो मानवाधिकार में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, मानवाधिकार जो प्रश्न पत्र है उसमें पॉलिटी से एक चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर है, नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकार। मैंने कहा था इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ जो पेपर में है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार से ही पूछे गए हैं। मानवाधिकार जो टॉपिक है वहाँ से कम। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो ये जो तीनों हैं ये तो हमारे मूल अधिकार में शामिल हैं। वो क्या कह रहा है? कह रहा है नीति निर्देशक तत्व में हैं लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। तो ये कुटीर उद्योग, ये जो कुटीर उद्योग की भावना है, सॉरी जो विचार है, ये नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर यहाँ प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, कोरोना के काल में इसका नाम आपने सुना होगा। जब कोरोना फर्स्ट टाइम लगा था, सभी को कोरोना होना शुरू हुआ था, तो इसका नाम अक्सर लिया जाता था WHO का। इस पर कई आरोप भी लगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर है 46, 47, 48, 49, यानी कि 1900 लगा है आगे। ओके, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, रोम, पेरिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिनेवा में है। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक शहर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, देश है स्विट्जरलैंड, तो वहीं जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके, इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, हेग।
तो ये हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब जैसे अगर दो देशों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसका डिसीजन किसी देश का न्यायालय तो करेगा नहीं कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, नहीं, उसका जो निर्णय होगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। अगर किन्हीं दो देशों में विवाद होता है या कोई और चीज़ होती है तो उसका निर्णय जो है वो हेग में होगा। ओके, हेग एक शहर का नाम है, मतलब ये भी शायद स्विट्ज़रलैंड में, मुझे कंफर्म नहीं कि ये जो हेग है किस देश में, शायद स्विट्ज़रलैंड में ही है। ओके यार, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है तो ये आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। अब हेग कहाँ है, किस देश का शहर, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है इसका? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। तो प्रथम भाग इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा तृतीय भाग में। देखिए प्रथम भाग में क्या वर्णन है, प्रथम भाग में वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ओके, भारत यानी कि और उसके राज्यों का वर्णन है। द्वितीय भाग में नागरिकता का वर्णन है। तृतीय भाग में आपका मूल अधिकार है और चतुर्थ भाग में आपका नीति निर्देशक तत्व है। ओके, तो फिर यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। तो यहाँ मैं आपको चारों अनुच्छेद के बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा बताई गई है, इसका कोई मतलब वो नहीं है अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 13 में कुछ उपबंध बताए गए हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे और कैसे कैसे न्यायालय मतलब उपबंध लगा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दो अनुच्छेद जो हैं मूल अधिकार से संबंधित हैं बेसिकली। 14 ये है समानता का अधिकार। ओके, न्यायालय के समक्ष सभी लोग समान हैं, अनुच्छेद 14 में कहा गया। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भाई राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जात, लिंग या और किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 15 ये भेदभाव को निषेध करता है, अनुच्छेद 14 समानता को दर्शाता है। तो यहाँ पूछा क्या है, विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून यानी न्यायालय, तो इसके समक्ष सभी लोग समान हैं। तो वही मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 14 आपका ऑप्शन सी सही होगा। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार हमको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। चाहे कानून के, अब भाई इसीलिए आपने देखा होगा एक चीज़ कि जो कानून होता है, जब आप अदालत में जाएंगे तो वहाँ एक मूर्ति लगी रहती है एक औरत की, और वो एक तराजू लिए रहती है। ओके, और उसके औरत के आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती है। तो इसका मतलब क्या आप जानते हैं काली पट्टी क्यों बंधी है? कानून के आंखों पर काली पट्टी क्यों बंधी, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज। काली पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। वो ये नहीं देखता है कानून कि आप बहुत रईस हैं या बहुत गरीब हैं, ये नहीं देखता है। वो आंख बंद किए हुए कहता है कि हमारे सामने कौन है मैं नहीं देखता हूँ, जो सही होगा जो गलत होगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। भले ही आप अमीर हैं या कोई व्यक्ति गरीब है, सभी लोग समान हैं उसकी नज़रों में। इसलिए वो पट्टी बांधे रहता है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी या फिर कोई बहुत छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। ओके, सभी लोग समान हैं उसकी नज़रों में। फिर यहाँ है भारतीय संविधान में समता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम है 12 से 18, 12 से 19, 14 से 17, 14 से 18। तो जो समानता का अधिकार दिया गया है वो 14 से 18 में दिया गया है। ओके, देखिए 14 से 18 में समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो हो सकता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में समता का अधिकार पूछा है, आपकी यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता का अधिकार पूछ ले। तो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22। ओके, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। फिर यहाँ देखिए अनुच्छेद हैं मूल अधिकार के, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो अनुच्छेद वाला जो पार्ट है यानी मूल अधिकार वाला जो लेशन है, इसको बहुत सही से आपको पढ़ के जाना है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? अब देखिए यहाँ जो है मानवाधिकार टॉपिक से प्रश्न आया ही नहीं, सारे पॉलिटी से यानी मूल अधिकार से सारे प्रश्न यहाँ पर भर दिए गए। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? उन्मूलन का मतलब अंत करता है। अनुच्छेद 16, 17, 18 उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों अनुच्छेद को मैं बता देता हूँ। पहले तो यहाँ जो सही है वो बता देता हूँ। यहाँ उपाधियों का अंत 18। ओके, कहीं भी आपको अगर आ जाए कि उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 18। अब 17 में क्या कहता है? 17 में अस्पृश्यता का अंत कहता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत,
अनुच्छेद 17। और अवसर की समानता की बात करें, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करें तो अनुच्छेद 16 और 15 मैंने आपको बताया कि भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। 14 मैंने बताया कानून यानी विधि के समक्ष समानता। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ है भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6, 8, 10, 12। देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पहले 7 थे, लेकिन बाद में एक अधिकार यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो अब टोटल 6 अधिकार हैं आपके जो मूल अधिकार कहे जाते हैं। तो यहाँ 6 आपका ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मूल स्वतंत्रता को प्रदान करता है कितनी, यानी अनुच्छेद 19 जो है इसमें कितने प्रकार की मूल स्वतंत्रता है। ओके, तो 5, 6, 8, 10। तो वैसे यहाँ ऑप्शन गलत बता रहा है। यहाँ तो मैंने जहाँ से ये प्रश्न डाउनलोड किया वहाँ 5 बता रहा था, लेकिन वो गलत है बिल्कुल। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ओके, मुझे टाइम नहीं तो मैं आपको 6 बता देता। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप जाएंगे तो 19(1), 19(2), 19(3) मतलब 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) ऐसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ 6 होने चाहिए, 5 नहीं होगा। आप देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है कि 14 वर्ष से कम कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु का, तो उसको आप ख़तरनाक कामों में नहीं लगा सकते, फैक्ट्री वगैरह में उसको काम करने के लिए नहीं कह सकते। अगर ऐसा आप करवाते हैं तो ये आप अपराध माना जाएगा। ओके, अगर 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है उससे आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते जहाँ पर खतरा रहता है। तो ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ओके, अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से अगर कम आयु का कोई बच्चा है तो उससे कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते, जोखिम भरे कामों में उसको नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24। फिर यहाँ जो अनुच्छेद 25 से स्टार्ट हो जाता है, 25, 26, 27, 28, ये धार्मिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। ओके, यहाँ तमाम प्रकार के आपको धार्मिक अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मंदिर मूर्ति बना सकते हैं। ओके, बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। आप चाहें तो चंदन लगा सकते हैं। ये सब जो अधिकार आपको दिए गए हैं धार्मिक अधिकार, ये 25, 26, 27, 28 में आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ देखिए है किस दस्तावेज को मानवाधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, इस क्वेश्चन का उत्तर मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए कहता हूँ। तो 2 प्रश्न आपके हो गए। एक तो मैं कंफ्यूज था, वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसका उत्तर मुझे पता भी है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। किस दस्तावेज को मानवाधिकारों का जन्मदाता माना था? मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, रिफॉर्म्स एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ डी तो होगा नहीं और सी नहीं होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, यहाँ 2 ही ऑप्शन में से एक होगा। अब कौन सा होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 2 प्रश्न आपके हो गए। कुछ आप भी लोग थोड़ा सा खोजिए। फिर यहाँ है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सी विधि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? अब इसका उत्तर आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 21 फरवरी, 8 मार्च, 22 मार्च, 2 अक्टूबर। तो अहिंसा के पुजारी कौन थे? अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी माने जाते हैं अपने देश में। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी में। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ऐसे प्रश्न। फिर यहाँ है प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षित कौन करता है, उनकी सुरक्षा कौन करता है? संसद करता है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, प्रधानमंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ओके, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमें ये अधिकार है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर हम मान लीजिए हम नहीं जाना चाहते हैं हाई कोर्ट, वैसे और जो मुकदमे जो मामले होते हैं उसमें तो सबसे पहले आपको जिला न्यायालय में जाने पड़ेगा, वहाँ से काम नहीं होता है, सुनवाई आपकी सही से नहीं होती, फिर उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर आपके कहीं मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो बिना झिझक के आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बताइए कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वो आपको
सुरक्षा देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय। फिर ये देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। एक दो प्रश्न आपके आएंगे जो ऐसे रहेंगे, मतलब दिवस से संबंधित। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 8 सितंबर, 25 अक्टूबर, 20 दिसंबर। तो यहाँ आपका ऑप्शन 8 सितंबर सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भी अच्छा है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 51 का, 3 का, और फिर 51 का, 7, 33। तो आपने अगर थोड़ा भी बहुत पॉलिटी पढ़ा है, शुरुआती चैप्टर्स कुछ पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए 51 का में इसका वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है? समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति, शिक्षा का अधिकार, युद्ध एवं आतंकवाद। तो इसका आंसर तो आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी इसका उत्तर आपको मालूम होगा कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो भाई समानता का अधिकार हमको मिला है 14 से 18 में, तो ये तो है हमारा मूल अधिकार। 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार हमको मिला है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद जो हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 25 से, देखिए सॉरी 29 और 30 में है, सॉरी शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वो 29 और 30 में है, ओके। और जो धार्मिक अधिकार वो 25 से 28 है। लेकिन युद्ध एवं आतंकवाद, क्या ये हमारा अधिकार है कि हम युद्ध करें, आतंकवादी बने, आतंकवाद फैलाएं? ये अधिकार नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, सी आपका ऑप्शन सही होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1944 से 24 अक्टूबर 1940, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा और तभी से पढ़ते आ रहे होंगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसी दिन से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी, ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने हमारे रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो इसमें बहुत मतलब, हाँ, ये जो पॉलिटी वाला चैप्टर है ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने कहा था पढ़ लेना, ओके। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉलिटी के 2 चैप्टर, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार पढ़ लेना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये भी मैंने पढ़ा है। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद। तो लखनऊ में है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय, ये राज्य ना पूछे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। तो हो सकता है आपके पेपर में राष्ट्रीय वाला पूछ ले, तो दिल्ली लगा देना, ओके। अब यहाँ देखिए, जो प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? ओके, रेखा शर्मा, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्या अडवाणी। तो यहाँ जो आपका आंसर सही होगा, रेखा शर्मा सही होगा, ऑप्शन ए, ओके। वर्तमान में अध्यक्षा हैं। फिर यहाँ है, ये प्रश्न तो आप जानते होंगे, इसका उत्तर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 6 अप्रैल, 12 मई। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ओके। फिर यहाँ है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 52, 56, 60। तो राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है अनुच्छेद 52 के तहत, तो उसके तहत आपके मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ओके। मतलब जो आपके मूल अधिकार मिले हैं उनका भी निलंबन हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए, जब राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो आपके देश में, ओके। इमरजेंसी वाली जो स्थिति होती है। फिर यहाँ 67 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 20, 30, 31, 32। तो यहाँ अनुच्छेद 32, मतलब ये समझ लीजिए क्या है, आपको अधिकार बहुत सारे मिले हैं लेकिन अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ, कहीं आपको किसी ने मंदिर में या किसी अन्य जगह आने जाने से रोक दिया, तो यानी आपके आने जाने का हनन हुआ मूल अधिकारों का, तो आप न्यायालय में जाएंगे। लेकिन न्यायालय में जाने का जो अधिकार है, वो अधिकार आपको किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 22, उसी को कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मान लीजिए आपको सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन न्यायालय में जाने का अधिकार ही नहीं दिया गया, तो अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ तो आप उपचार उसका नहीं करा पाएंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इलाज करने का अधिकार आपको नहीं है।
तो इसलिए आपको संवैधानिक उपचारों का मतलब अपने अधिकारों का इलाज कराने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है या राज्य सरकार करती है, कोई भी सरकार करती है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार आपको दिया गया है वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। 3 प्रश्न आपके और बचे हैं आज के मतलब इस वाले पार्ट में। इसके बाद तुरंत मैं तीसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट अपलोड कर दिया है, दूसरा अपलोड होने जा रहा है, तीसरा इसके बाद ही आएगा। प्रश्न है, प्राचीन काल में नागरिकों को समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार कहाँ प्राप्त था? रोमन विधि की सिविल विधि में, यूनान के नगर राज्य में, चीन में, कन्फ्यूशियस काल में, भारत के वेद काल में। तो देखिए इसका उत्तर भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ। इसका उत्तर मैंने ढूंढा कई जगह लेकिन मुझे कंफर्म उत्तर नहीं मिला। ओके, और जहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है वहाँ भी इसका उत्तर नहीं दिया है, वहाँ भी इसका उत्तर ये दिया है। ओके, यानी कि उत्तर उनको भी नहीं पता है। तो 1-2 प्रश्न आपके पेपर में ऐसे आते हैं और आएंगे जो आपको कहीं जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगे। ओके, तो सॉरी इसके लिए, इसका उत्तर मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैंने शुरू में बता दिया कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर थोड़ा सा ढूंढना कठिन रहता है। बाकी आपके जो ये प्रश्न है 69 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो समाजवादी ये तो है, प्रभुता संपन्न ये भी, पंथ निरपेक्ष ये भी है, लोक कल्याण ये शब्द आपकी प्रस्तावना में नहीं है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ऐसा मतलब पूरा है। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, प्रभुता संपन्न और निरपेक्ष, लेकिन लोक कल्याण ये नहीं दिया गया। ये नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। ये जो लोक कल्याण है ये प्रस्तावना में ना करके नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, एक प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? देश में पूंजीवादी राज्य स्थापित करना, देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, देश में साम्यवादी राज्य स्थापित करना, स्वेच्छाकारी समाज स्थापित करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि देश में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, यानी लोक कल्याणकारी लोगों के कल्याण के लिए काम करना। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो ये 30 प्रश्न मैंने आज के इस वीडियो में कराए हैं, 40 पहले करा दिए। हालांकि 3 प्रश्न अभी तक आपके ऐसे हैं जो मैं नहीं करा पाया हूँ, मतलब 2 का उत्तर तो मुझे मालूम ही नहीं है और तीसरा मैंने आपको दे दिया है कि आप उसका उत्तर बताइए। उसका मुझे मालूम था लेकिन नहीं मैंने बताया। बाकी 2 में कन्फ्यूज़न था, अजीब प्रश्न है। ओके, जैसे एक ये मैंने आपको बताया, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत इस तरह आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, तो एक पार्ट और आएगा, उसमें मैं 30 प्रश्न आपके कवर करा दूंगा। फिर ये आपका जो 2021-22 का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसी टाइप के प्रश्न आपके अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सअप ग्रुप पे, जिस भी ग्रुप पे आप जुड़े हैं सभी जगह शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।